तालाब के किनारे रहने वाली अमीर बहू और गरीब बहू। सोनापुर गांव में एक भले दिल की औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। उसके जुड़वा बेटे थे, बबलू और झपलू। बबलू बड़ा बेटा और झपलू छोटा बेटा। बबलू अनपढ़ था, वहाँ झपलू थोड़ा पढ़ा लिखा था। शहर में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसको पसंद आ गई कोमल। कोमल एक अमीर घर की लड़की थी और वो भी पसंद करने लगी झपलू को। फिर उसके घर वाले भी मान गए। उन्होंने शादी कर ली कोमल से। फिर बाध्य होकर चंद्रलेखा को अपने बड़े बेटे की भी शादी करनी पड़ी, एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर। और वो लड़की थी शीतल। शीतल एक गरीब घर की लड़की थी। सौतेली माँ ने उसे बहुत परेशान करके बड़ा किया था। बहुत ही कष्ट सहकर वो पली बड़ी थी। वो बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। पर छोटी बहू कोमल, वो बहुत ही अहंकारी घमंडी थी। वो हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती थी और अपनी गंवार, मूर्ख, अनपढ़ जेठानी की असम्मान करती थी। बबलू भी अनपढ़ था और उसकी पत्नी भी अनपढ़ थी। पर शीतल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो अच्छा पढ़ती भी थी स्कूल में, पर उसकी सौतेली माँ ने उसकी पढ़ाई रोक दी थी। वो 5वीं तक पढ़ी लिखी थी, पर जब भी उसे कोई कागज़ कहीं पर मिल जाता तो वो पढ़ने लगती। अगर उसके पास थोड़े से पैसे आ जाते तो वो अच्छी अच्छी कहानियों की किताब खरीद लेती। उसे हिंदी कहानियाँ और बहुत सारी कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो दिन भर बैठकर उन्हें पढ़ती रहती। ये देखकर उसकी घमंडी अहंकारी देवरानी उसका मजाक उड़ाती। क्या दीदी, देखती हूँ, जब भी देखती हूँ आपको तो आपके हाथों में किताब होता है या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा। आप तो इस तरह दिखा रही है जैसे कुछ ही दिनों में करोड़पति प्रतियोगिता में जाकर करोड़पति बन जाएंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए जब भी कुछ कागज़ का टुकड़ा देखती हूँ तो उठाकर पढ़ने लगती हूँ। ये सुनकर कोमल मुंह मोड़ लेती है। उसे उसकी जेठानी एक मूर्ख जैसी दिखती है। उसे बिल्कुल सम्मान नहीं करती है और मन ही मन बहुत ही तुच्छ समझती है। उसे लगता है कि वो पढ़ी लिखी है, शहर से आई है और उसके घर वाले उससे बहुत लाड प्यार करते हैं। पर उसकी जेठानी को कोई नहीं पूछता। ऊपर से वो मूर्ख है, कम पढ़ी लिखी है, देहात से आई है, इसलिए उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने। वो मन ही मन अपनी देवरानी को बहुत ही तुच्छ और हीन समझती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। घर का सारा कामकाज बड़ी बहू ही करती रहती है। सवेरे जल्दी उठकर आंगन की साफ सफाई सब कुछ वही करती है। और आंगन की साफ सफाई करते हुए अगर हवा के झोंके में उड़कर कोई कागज़ आ जाए तो उसे वो उठाकर पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलती है। अरे वाह, क्या मज़ेदार है, कितना अच्छा लिखा है इसमें। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सासू माँ देखती है कि बड़ी बहू घर को अच्छे से संभाल रही है, पर छोटी बहू उसके बेटे के कान भर रही है घर के बंटवारे के लिए। अरे मैंने आपको कितना समझाया है, आप माँ जी से बात क्यों नहीं करते हो जी? अब तो 6 महीने हो गया है, अब तो बंटवारा हो ही सकता है। अगर मैं आते ही बंटवारे की बात छेड़ देती तो गांव वाले ही मुझे बदनाम करते। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द बंटवारा हो जाए और हम अपना हिस्सा लेकर एक बड़ा सा घर इस गांव में बनाएं और मज़े से रहें। हाँ। अरे हाँ, वो तो है, पर मैं कैसे बात करूँ माँ से? देखो, माँ तो बहुत ही इमोशनल है, पता नहीं वो क्या बोलेगी। अजय, माँ इमोशनल है इसीलिए तो बोल रही हूँ। आप उनसे बोलिए कि देखो माँ, हम ऐसे नहीं रह सकते। आपको तो पता है ना, आपके भैया वो तो अनपढ़ गंवार है और आपकी भाभी, हो भगवान क्या बोलूँ मैं, वो तो लायक ही नहीं है कि हमारे साथ रहें। देखिए जी, हम इससे मूर्खों के साथ रहेंगे तो हम भी मूर्ख हो जाएंगे, कल को हमारे बच्चे भी मूर्ख हो जाएंगे। आपको क्या अच्छा लगेगा आपके बच्चे मूर्ख हो जाएं तो? ना जी ना, हम उनके साथ नहीं रह सकते। और हाँ, मेरे पिताजी तो इतना अच्छा ज़मीन खरीद दिया है, यहाँ पर हमारे लिए उपहार में दिया है। वहीं पर मैं घर बनाना चाहती हूँ, बहुत ही बड़ा घर। इस गांव में सबसे सुंदर घर हमारा ही होना चाहिए। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ। आप नहीं चाहते क्या कि हम अच्छे से रहें इस गांव में? वैसे आप एक दुकान भी तो खोल रहे हैं बहुत जल्दी इस गांव में।
हाँ कोमल, तुम शायद ठीक बोल रही हो, मुझे माँ से बात कर लेनी चाहिए। अब इस तरह वो दिन रात अपने पति के कान भरती है, घर का बंटवारा करने के लिए कहती है, और उसका पति, उसका मूर्ख पति भी उसकी बात मान लेता है। एक दिन वो अपनी माँ से बात कर लेता है। ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है उसकी माँ। पर चंद्रलेखा सोचती है कि एक ना एक दिन बंटवारा तो होना था। अब घर में खिचखिच शुरू हो जाएगी, घर में कलेश शुरू हो जाएगा। इससे पहले अच्छा है वो दोनों भाई का बंटवारा कर दे। फिर वो ऐसा ही करती है, दोनों भाइयों का बंटवारा कर देती है। बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में ये पुराना घर मिल जाता है बड़े भाई बबलू को, और कुछ जमीन भी। पर छोटा भाई ये कुटिया में रहना नहीं चाहता है, उसे ये कुटिया भी नहीं चाहिए हिस्से में। वो बहुत सारा ज़मीन ले जाता है और बोलता है कि बड़े भाई को तो घर दे दिया है, इसलिए ज़्यादा ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा है, वो कुछ नहीं बोलता। पर अब तक उनका घर आधा ही बना है, इसलिए वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बड़े भाई के हिस्से में ये जो घर मिला है, उसी घर में छोटे भाई झपलू और उसकी पत्नी कोमल रह रहे हैं। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है दीदी, हमारा घर हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। बंटवारा होने के बाद यहाँ पर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी इतनी परेशानी होती है, मुझे तो आदत नहीं है। हाँ माँ जी, आपको तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने घर में एसी लगा रही हूँ, आपको भी एसी वाला रूम बना कर दूँगी। हाँ माँ जी, गर्मियों में बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हम कश्मीर में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं। हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। वो दिन रात इस तरह बड़ी बड़ी बातें करती, अपनी अमीरी को दिखाती। पर बड़ी बहू चुप ही रहती। अब उनके हिस्से में जितना भी ज़मीन मिला था, उसमें बबलू खेती का काम कर रहा था। देखा जाए तो बंटवारे में ज़्यादातर हिस्सा छोटे भाई को मिल गया था और बहुत ही कम हिस्सा मिला था बड़े भाई को। सब जानते थे वो दोनों, पर चुप ही रहते थे। उनके मन में शांति थी, उनके मन में प्रेम था। इस तरह दिन बीतने लगा। अब तक छोटी बहू कोमल का घर नहीं बना था और 4-6 महीने लगने वाले थे। अब वो इस घर में रहती थी, अपनी बड़ी जेठानी के घर में। पर वो बिल्कुल काम नहीं करती थी, अपनी जेठानी की मदद नहीं करती थी। घर का सारा काम पहले के जैसे बड़ी बहू ही कर रही थी। और छोटी बहू दिन भर आराम से बैठती तालाब के किनारे और गप्पे लड़ाती अपनी मम्मी से, अपनी भाभी से और अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से। बस यही उसका काम था। और जब भी अपनी सासू माँ और अपनी जेठानी के पास बैठती तो बस अमीरी का दिखावा करने लगती, ताने देती। यही उसका काम था। बड़ी बहू नम्र स्वभाव के वजह से चुप ही रहती थी। एक दिन बड़ी बहू काम कर रही थी और सासू माँ भी काम कर रही थी और पास में बैठी थी हमेशा की तरह कोमल। तभी बड़ी बहू ने अपनी सासू माँ से बोला, माँ जी, मन कर रहा है जामुन खाने का। ये तो जामुन का मौसम है, बहुत अच्छे जामुन मिल रहे हैं जंगल में। सब जाते हैं गांव की औरतें और लेकर आती हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है माँ जी, मैं गांव के जंगल में जाऊं और जामुन लेकर आऊं। आपको भी तो जामुन बहुत पसंद है। अरे हाँ बिटिया, मुझे तो जामुन बहुत पसंद है। हाँ, तुम जामुन लाने जाना चाहती हो? ठीक है बिटिया, ठीक है, जाओ। पर धूप तो बहुत ज़्यादा रहती है, ज़रा ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। हाँ माँ जी, ये क्या बात है? यहाँ पर तो जंगल को लेकर एक कहानी है। बोलते हैं कि जंगल में कुछ रहस्य है, ये है वो है। कोई परी या अप्सरा या कोई देवी रहती हैं। अरे बेटी, हाँ, सदियों से एक कहानी यहाँ पर है। हाँ, सब उस कहानी को सच मानते हैं। कहीं ना कहीं सच भी है शायद, किसे पता। पर जिस तरह गांव वाले विश्वास करते हैं उस तरह से तो लगता है शायद सच ही होगा। क्योंकि बोलते हैं कि आज से कुछ 500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर महारानी जी रहती थी और उनको पढ़ने लिखने का बिटिया बहुत शौक था, जैसे तुमको है। हाँ, और वो पढ़ना चाहती थी, पर वो बहुत सुंदर थी। इस वजह से उसकी सासू माँ राजमाता उससे बहुत जलती थी। उसे लगता था
कि वो उसके बेटे को अपने मुट्ठी में कर लेगी और पढ़ाई लिखाई में अगर और होशियार हो गई तो कहीं राज्य वो ही ना चलाने लगे। पर वो सुंदर महारानी ने जिद पकड़ ली कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, ज्ञान अर्जन करना चाहती हूँ, और महाराज ने भी अनुमति दे दी। ये देखकर राजमाता को बहुत क्रोध आ गया। फिर क्या था, राजमाता ने कुछ षड्यंत्र किया और फिर महारानी का अंत हो गया। ये बात बहुत ही दुखद था। सब बोलते हैं महारानी की आत्मा अभी भी दुखी है, अभी भी उसकी कोई अधूरी इच्छा है। इस वजह से अभी तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए कोई उस जगह जाने से डरता है, क्योंकि ऐसी अनोखी बात हो जाती है कि लोग डर जाते हैं। पर आज से 100-150 साल पुरानी बात है। जमींदार जी गए थे और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत ही बदल गई। हाँ, इसमें ज़रूर उस महारानी की आत्मा का ही हाथ होगा, ऐसा बोलते हैं। जमींदार जी का घर का राज ही है। छोड़ो, हमें उससे क्या। पर ये सब तो कहानियाँ हैं, कहानियों का क्या। और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, जो भी याद रहता है वो बोल देती हूँ। अच्छा बिटिया, अच्छा तुम तो जामुन लाने जाना चाहती हो ना, तो लेकर आ जाना, पर जल्दी आ जाना बिटिया। हाँ माँ जी, मैं भी जाऊंगी, मेरा भी मन कर रहा है। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ और जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। पिकनिक जैसा हो जाएगा मेरे लिए। दीदी, आप तो बहुत अच्छा पकोड़े बनाती हो, पकोड़े बना देना। हाँ, और पकड़ लेना आप। फिर चलते हैं कल जामुन लाने जंगल। अच्छा, ठीक है छोटी बहू, तुम भी चली जाना बड़ी बहू के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ओ, कब मेरा घर बनेगा? जब बन जाएगा तो मैं मुड़कर इसके घर को देखूंगी भी नहीं। देखो तो कैसे घर में ये रहती है। छी, मुझे तो बहुत ही परेशानी हो रही है। बस 1-2 महीने की बात है, फिर मेरा घर तो आलीशान बंगला बन जाएगा, गांव का सबसे सुंदर घर। ये भी कारण के यहाँ मैं तो पाँव भी नहीं रखूंगी कभी। ये तो मन ही मन जल रही होगी मेरा घर देखकर। और बन जाएगा तो ये पागल हो जाएगी उसे देखकर। अच्छा देखो तो, आज तो 100 रुपये खर्च करने पड़े मुझे। इसके घर में रह रही हूँ, जब तक मेरा घर बनेगा तब तक। इसको तो थोड़ा मस्का लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे मूर्खों को, ऐसे नीच लोगों को कभी अपने पास में ना बिठाऊं। दीदी खाओ ना, क्या पढ़ रही हो बैठकर? इतने अच्छे समोसे और इतने अच्छे कचौरियाँ आई है गर्मा गर्म, मैंने आपके लिए मंगाया है, और आप हो कि फिर से वही कागज़ का टुकड़ा लेकर पढ़ रही हो। दीदी, इसमें तो इतना सारा ऑयल लगा है, आपको क्या दिख रहा है? वैसे दीदी, क्या आप पढ़ पाती हो ठीक से? आप तो 5वीं तक पढ़ी लिखी हो ना? अरे हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ ना, तो मुझे आदत हो गई है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है सच में। अब दीदी, इस उम्र में आप क्या पढ़ोगी? बस आप ये कागज़ के टुकड़ों को उठा कर पढ़ती रहिए। मूर्ख कहेंगी, अपने आप को क्या समझती है? अपने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है। बड़ी आई, खुद को पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। अपने कमरे में इतने सारे किताब रखा है इसने। अरे मैं घर बना रही हूँ, अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाऊंगी, सबको पता तो चले मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। फिर गांव वाले बोलेंगे, आहा ये बहू कितनी पढ़ी लिखी है। मूर्ख कहीं की। इस तरह सुबह हो जाती है और दोनों बहू निकल पड़ते हैं। वो दोनों जंगल जा रहे हैं जामुन तोड़ने के लिए। कुछ देर बाद दोनों बैठ जाते हैं एक चट्टान पर और पकोड़े खाने लगते हैं। फिर से शीतल वो कागज़ का टुकड़ा निकालती है और पढ़ने लगती है। अरे ये क्या दीदी, फिर से आप कागज़ का टुकड़ा पढ़ रही हो? अरे हाँ, ये तो पेपर का टुकड़ा है, न्यूज़पेपर का। मैं इसमें पकोड़े बांध कर लाई थी। चलो, इसमें क्या लिखा है उसे पढ़ रही हूँ। अब बड़ा मज़ा आ रहा है। ये लो, फिर से दिखा रही है। मूर्ख कहीं की, 5वीं तक पढ़ी है और ऐसे दिखा रही है जैसे ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से आई है पढ़ लिख कर। बड़ी आई गवार, मूर्ख कहीं की। इस तरह दोनों फिर से चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं जामुन के पेड़ के पास। दोनों जब जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें कुछ अद्भुत सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है,
दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, कोई आसपास है। ओ मोरी मैया, आज तो पूर्णिमा है, और पूर्णिमा और फिर आज शुक्रवार का दिन है। जिस दिन पूर्णिमा हो और शुक्रवार हो तो कोई जंगल नहीं आता है। बोलते हैं इसी दिन ही वो आत्मा बहुत शक्तिशाली रहती है। हाँ, डर लग रहा है मुझे, पर मैं भी ना क्या सोच रही हूँ। 500 साल पुरानी बात को लेकर मैं यहाँ पर डर रही हूँ। सच में मैं मूर्ख ही हूँ। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और फिर धुआं सा छा जाता है। फिर ये क्या, दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनके सामने एक सुंदर सी औरत प्रकट हो जाती है। दोनों डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये क्या, ये तो कहानियों की बात थी। उन्हें सासू माँ कहानी बोल रही थी, पर सच में उनके सामने महारानी की आत्मा आ गई है। दोनों स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं, उनके पैर जम जाते हैं और उनके मुंह से एक भी बात बाहर नहीं निकल पाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। तभी वो आत्मा उन्हें देखती है और बोलती है, अरे आज तो पूर्णिमा है और फिर शुक्रवार भी, और तुम लोग यहाँ चले आए हो। गांव में कोई हिम्मत नहीं करता है इस दिन यहाँ पर आने की, क्योंकि इस दिन ही तो मेरी शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? कोमल और शीतल, ये क्या? उस महारानी की आत्मा को तो उनका नाम भी पता है। दोनों बहुत ही डरे हुए हैं, पर वो आत्मा उन्हें बोलती है, अरे डरो मत, मैं किसी की क्षति नहीं करती हूँ, बस कुछ सवाल पूछती हूँ। जिस दिन मेरा मन हो और जिस इंसान से मुझे बात करने की इच्छा हो उसी से। चलो आज तुम दोनों से ही पूछ लेती हूँ। मुझे ज्ञानी लोग बहुत पसंद है, जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं। और हाँ, जिस तरह साधु महाराज जी ने बोला था कि कोई एक आएगा जो तुम्हारे मुक्ति का कारण होगा, जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे देगा, सही जवाब, और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम एक उत्तम काम करोगी। और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज वो सब होने वाला है। हाँ, तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं वो सवाल तुम लोगों के सामने रख सकती हूँ। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और जो भी सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगी, अच्छा सा सुंदर सा पुरस्कार, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, चले जाना इस पेड़ के जामुन को लेकर। मैं कौन सा दुष्ट आत्मा हूँ जो तुम लोगों का क्षति करूँगी? कुछ नहीं करूँगी। तो क्या तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दोगी, उत्तर दोगी? दोनों बहुएं सोचती हैं और मान जाती हैं। तभी वो हवा में कुछ मंत्र पड़ती है और हवा में आ जाते हैं 4 चमकते हुए हीरे। 4 चमकते हुए हीरे बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। 2 हीरे बड़ी बहू के नज़र के सामने थे और 2 हीरे छोटी बहू के नज़र के सामने थे। अब वो महारानी की आत्मा उन्हें बोलती है, अच्छा सुनो, तुम्हारे सामने 2 हीरे हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं, पर इस 4 हीरों में से 2 हीरे नकली हैं। 2 हीरे बस कांच के टुकड़े हैं और कुछ नहीं। बड़ी बहू, तुम्हारे सामने जो 2 हीरे हैं उनमें से एक असली हीरा और एक कांच का टुकड़ा है। और छोटी बहू, तुम्हारे सामने भी जो 2 हीरे हैं, एक कांच का टुकड़ा और एक नकली हीरा है। हाँ, तुम दोनों अगर असली हीरा मुझे पहचान कर बता दिया तो नकली हीरा गायब हो जाएगा, और जिसने सही उत्तर दिया मैं उसको इनाम दूंगी। अगर दोनों ने सही उत्तर दिया तो दोनों को इनाम दूंगी और मुक्ति भी मिल जाएगी। हाँ, तो क्या तुम दोनों प्रस्तुत हो उत्तर देने के लिए? तुम दोनों छू कर देख सकते हो और अपना उत्तर दे सकते हो। अब दोनों तैयार हो गए। उन दोनों के सामने 2 हीरे थे। पहले छोटी बहू ने 2 हीरों को छूने लगी। वो पहला हीरा छुआ। वो हीरा तो बहुत ही चमक रहा था और गर्म था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। उसने दूसरा हीरा भी छुआ। वो हीरा बहुत चमक रहा था, पर वो ज़्यादा गर्म नहीं था।
अरे मुझे समझ में नहीं आता, इसमें से एक हीरा गर्म है और एक हीरा कम गर्म है, ऐसा भला क्या? मुझे तो और कुछ फर्क ही नहीं नज़र आ रहा है, दोनों हीरे चमक रहे हैं। मैं ज़रूर जवाब दे दूंगी। हाँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, पर ये सब तो नहीं पढ़ा है मैंने, क्या करूँ क्या करूँ? फिर वो अनुमान लगाकर बोल देती है, एक हीरा चुन लेती है। पर एक हीरा जब वो चुन लेती है तो नहीं, तुमने गलत जवाब दिया, तुमने शायद अनुमान से दिया। क्यों छोटी बहू, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। हाँ, पर जवाब तुमने बहुत गलत दिया। नहीं, तुम इनाम की हकदार नहीं बनोगी। अब बड़ी बहू तुम्हारी बारी। फिर बड़ी बहू भी छूने लगती है दोनों हीरों को। पहला हीरा छूती है जो बिल्कुल दूसरे हीरे की तरह चमक रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर वो दूसरा हीरा छूती है, दूसरा हीरा बहुत ही कम गर्म है, पर वो दूसरे हीरे के जैसे ही लग रहा है, चमक रहा है बिल्कुल उसके जैसे। दोनों हीरों को कोई देख ले तो कोई भी पार्थक्य न बोल सके, पर वो झट से बोल देती है, ये हीरा असली है। और हाँ, गजब हो जाता है, उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया था और दूसरा जो नकली हीरा था, कांच का टुकड़ा, वो गायब हो जाता है। ये देखकर बहुत खुश हो जाती है महारानी की आत्मा। मुझे पता था इसका उत्तर तुम ही दोगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्ञानी हो। हाँ, मैंने पढ़ा था, मैंने एक कागज़ के टुकड़े में पढ़ा था। मैं पकोड़े खा रही थी, तभी वो कागज़ का टुकड़ा मुझे मिला था रास्ते में आते हुए। वहाँ पर लिखा था कि हीरा ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, कम रहता है, और कांच बहुत गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी थी इसलिए कांच का टुकड़ा जो था वो बहुत गर्म हो गया, पर हीरा ठंडा रहा। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम पढ़ना चाहती हो। और छोटी बहू, तुमने क्या बोला था? अभी तो उम्र हो गई है, अब क्या पढ़ोगी? क्यों नहीं पढ़ेगी, ज़रूर पढ़ना बेटी। ये हीरा मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ, साथ में तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ। हाँ, तुम जो भी करो उसमें सफलता पाओ, अच्छे काम ही करोगी, मुझे पता है, इसलिए ये आशीर्वाद दिया है। धन की कोई कमी ना होगी और हमेशा तुम खुश रहोगी। ये इनाम बस तुम्हारे लिए और किसी पर ये काम नहीं करेगा। ये हीरा तुम्हारा है और तुम्हारे इस जवाब के वजह से मुक्ति भी मिल गई है मुझे। एक अच्छा काम जो किया, मैं तो ना पढ़ सकी, ज्ञान ना पा सकी ज़्यादा, पर तुम पालोगी, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोलकर महारानी चंद्रकांता की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब इनाम मिल गया था। ज्ञान से इतना प्रेम करने के लिए आज शीतल को इनाम मिल गया था और वो बहुत खुश थी, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। पर घमंडी अहंकारी कोमल अपने कर्म का फल भोग रही थी। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ज्ञान इंसान को बहुत आगे ले जाता है।